हाय एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जुडिशरी गोल्ड। माय नेम इज अंकिता तोमर एंड आज हम अपने ऑल स्टेट प्रिपरेशन में पढ़ने वाले हैं अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन अ वेरी फ्लेक्सिबल वन। ठीक है, हमारा जो संविधान है इट्स अ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी एज आई हैड टॉट यू इन दी अर्लियर लेक्चर्स। और जिसमें हमने सेलिएंट फीचर्स पढ़े थे वहां मैंने बताया था कि हमारा वन ऑफ द सेलिएंट फीचर्स इज दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब जो प्रोविजन है जो इसे रिजिड और फ्लेक्सिबल बनाता है दैट इज आर्टिकल 368, है ना। यानी कि अमेंडमेंट जो पार्ट 20 में दिए हुए हैं, पार्ट 20 के अंदर एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368, और वही हमें अमेंडमेंट्स के बारे में बताता है। साथ ही मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हुए आप लोगों को बताया था कि मैं फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 13 जो है उसके दो क्लॉजेस आपको पढ़ा चुकी हूँ, 1 और 2, लेकिन 3 और 4 मैं आपको अमेंडमेंट्स के साथ में पढ़ाऊंगी, है ना। तो आज अपन उन दोनों प्रोविजंस को भी पढ़ेंगे और साथ में 368 को पढ़ेंगे और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जो कि हमारे हर एक लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। सो इवन इफ यू आर a PSC public service commission aspirant or you are a UPSC aspirant, it is important for you to know what the basic structure is of the constitution, है ना। और क्या डेवलपमेंट रहा है, क्या आपके केसेस की सीरीज रही है। चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स के साथ में। आर्टिकल 13 क्लॉज 3, 13 क्लॉज 4, 368 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स एंड वी विल सी बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके बाद में जो बच्चे पहली बार आज इस पोर्टल पे आए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, हमें देख रहे हैं लाइव यूट्यूब पर, उन सब के लिए एक इन्फॉर्मेशन है विच इज अ लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन अबाउट आर इकोसिस्टम। ठीक है, कि जुडिशरी गोल्ड कैसे फंक्शन करता है, व्हाट इज द इकोसिस्टम, कौन कौन इसके अंदर है, कौन कौन नहीं है, कहाँ कहाँ पर हमारे सेंटर्स हैं। ठीक है गाइस, सो सबसे पहली बात जो है वो है ऑफलाइन सेंटर्स की, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन प्रेफर नहीं करते हैं पढ़ना, या फिर अगर आपकी सिटी में ऑफलाइन सेंटर है तो व्हाई नॉट गो टू द ऑफलाइन सेंटर। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं। जुडिशरी गोल्ड के ऑफलाइन सेंटर्स हैं दिल्ली में, लखनऊ में, भोपाल में, इंदौर में, और साथ में आपके जयपुर में, गुरुग्राम के अंदर हमारे 2 ऑफलाइन सेंटर्स हैं। ठीक है, बाकी सब जगह पर एक एक ऑफलाइन सेंटर है हमारा। गुरुग्राम के अंदर यानी कि गुड़गांव के अंदर हमारे 2 ऑफलाइन सेंटर्स हैं। ठीक है, सो इफ यू आर इन दीज सिटीज एंड यू आर इंटरेस्टेड इन learning in the offline modes, you guys can absolutely go to these centers, take demo lectures and enroll yourself as per your convenience. Moving forward, अब देख लेते हैं एक बार ऑनलाइन पोर्टल्स की तरफ, बिकॉज 2020 जब कोविड आया तो उसने हमें एक नया तरीका बता दिया कि भाई देखिए ऑनलाइन भी सब कुछ पॉसिबल है। एंड सिंस देन वी हैव बीन फॉलोइंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर एजुकेशन ऑल्सो। थोड़ा डिफिकल्ट लगा इनिशियली, थोड़ा सा लगा कि नहीं यार इट्स नॉट दैट पॉसिबल, बट अब देखिए अब हम इतने ज्यादा वेल अक्वेंट हो चुके हैं इस पूरे सिस्टम के साथ में कि बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन ही चाहते हैं, ऑफलाइन नहीं चाहते, बिकॉज बहुत सारा टाइम सेव करता है, आपका कम्यूट करने का टाइम सेव कर लेता है, घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता, अपनी सिटी से दूर नहीं रहना पड़ता। ठीक है, सो बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं इसके। सो टू ऑल दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दी ऑनलाइन बैचेस, मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे ऑनलाइन बैचेस 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा सेल्फ पेस्ड बैच। ठीक है, सेल्फ पेस्ड बैच का मतलब होता है कि अपने अनुसार चल लीजिए आप, है ना। आपके पास क्या परमिशन है, आप अपनी एजुकेशन को सेल्फ पेस कर सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को सेल्फ पेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे सेल्फ पेस? वेल, सेल्फ पेस ऐसे होता है कि हमारी JG1 जो बैच है उसके अंदर आपको मिलते हैं सभी सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ठीक है, और ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब चाहे तब एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी से हम सेल्फ पेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि मान लीजिए कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करना है, ठीक है, लेकिन हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच है वो आईपीसी से शुरू कर रही है, तो देन इट वुड बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू एंड इनकन्वीनियंट फॉर यू। तो ये है सेल्फ पेस्ड बैच। आप जिस सब्जेक्ट को सबसे पहले उठाना चाहते हैं आप उस सब्जेक्ट के साथ अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। जितना ड्यूरेशन में आप अपना सब्जेक्ट खत्म करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप चाहें तो आप 3-3 घंटे के लेक्चर्स बिंज वॉच कर लीजिए, 2 दिन में सिलेबस खत्म कर, 2 दिन में आप अपने लेक्चर्स खत्म कर लीजिए, 3-4। ठीक है, क्योंकि अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव में चलेंगे तो 3-4 लेक्चर विल टेक 3-4 दिन, है ना। बट अगर आप सेल्फ पेस तैयारी करते हैं तो इट्स ऑन यू कि आपको कितने दिन में कितना प्रिपेयर करना है। ठीक है, कितने कम समय प्रिपेयर करना है। अब ये जो JG1 के एनरोलमेंट्स है ये आपको मिलते हैं या तो 18+3 मंथ्स में, या 12+3 मंथ्स में, या फिर 6+1 मंथ, या फिर 3 मंथ्स के लिए। सो टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास कि मैम हम वहां से कोचिंग कर चुके हैं, यहाँ से कोचिंग कर चुके हैं, बट हम अभी सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, या फिर हम कोचिंग कर चुके हैं, अब हमें सिर्फ रिविजन की जरूरत है। इट्स ऑल दैट वी नीड इज
रिविजन, बट हमारे अंदर इतना डिसिप्लिन नहीं कि हम सेल्फ रिवाइज कर लें इतने अच्छे से। तो कोई बात नहीं, आपके पास में 3 महीने या 7 महीने का भी JG1 का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है आपको, जो आपको 3 महीने में आपकी प्रिपरेशन को, आपके रिविजन को बेसिकली और क्या कर देगा, एनहांस कर देगा। ठीक है, चलो अब आते हैं दूसरे टाइप के बैचेस पे जो हमारे ऑनलाइन मोड में चलते हैं, विच आर लाइव ऑनलाइन कॉम्प्रहेंसिव बैचेस। ठीक है, अभी जो लाइव ऑनलाइन कॉम्प्रहेंसिव बैचेस है, इनकी टाइमिंग होती है शाम 5 बजे से 8 बजे तक। ये रोज शाम को 5 बजे से 8 बजे तक लाइव लेक्चर्स आप लोगों के लिए टीचर्स आकर के लेते हैं। ठीक है, ये जो बैचेस है, ये हर 2 वीक में कमेंस होते हैं। ठीक है, हर 2 वीक में नया बैच कमेंस होता है। उसके बाद में 15 मंथ्स का एक टोटल ड्यूरेशन है इस पूरे कोर्स का, यानी कि अगर आप लाइव कॉम्प्रहेंसिव बैच लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो 15 मंथ्स का आपके पास में ड्यूरेशन रहता है। 15 महीने में इंस्टीट्यूट आपको आपके लेक्चर्स खत्म करा के देता है, आपका पूरा सिलेबस खत्म करवा करके देता है, एंड एवरी लेक्चर इज ऑफ 3 आवर्स। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपके दोनों सिस्टम्स थे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के। तो आई गेस कि जो भी बच्चे चाहते हैं ज्वाइन करना, दे हैव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नाउ। चलो अब आ जाते हैं हमारे सब्जेक्ट के ऊपर, विच इज आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 कहता है, आर्टिकल 13 हमने देखा था ना, तो आर्टिकल 13 कहता क्या है? इट सेज इन दिस आर्टिकल, क्लॉज 3 पढ़ रहे हैं हम, इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, लॉ इंक्लूड्स, बेसिकली लॉ को डिफाइन करता है क्या? आपका आर्टिकल 13 क्लॉज 3, which says includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom, usage having in the territory of India force of law। ठीक है, जो भी ऐसा कानून, इनमें से कोई भी चीज जिसके पास में फोर्स ऑफ लॉ है, फोर्स ऑफ लॉ यानी कि उसको कानून की तरह वो बाध्य है, लोगों पर कानून की तरह एनफोर्सेबल है, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हम उसे लॉ मान लेंगे। क्लियर? नाउ लॉ इन फोर्स क्या होता है? इट इंक्लूड्स लॉज पास्ड और मेड बाय लेजिस्लेचर और अदर कंपिटेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड, notwithstanding that any such rule or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas। साथ में क्या कहा है कि लॉ इन फोर्स क्या होगा? तो भाई लॉ इन फोर्स वो कानून होंगे जो किसी अथॉरिटी के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जा रहे हैं, या फिर कोई ऐसी टेरिटरी प्री इंडिपेंडेंस, संविधान के आने से पहले कोई और अथॉरिटी थी, उस अथॉरिटी ने एनाक्ट कर दिए थे और वो चल रहे थे, बकायदा कानून लॉ की तरफ फॉलो किए जा रहे थे। बट अब अगर उन्हें एक्सप्लिसिटली रिपील नहीं किया गया है तो वो अभी भी चलेंगे। जैसे हमने आर्टिकल 395, अगर हम बात करें, 395 रिपील्स की बात करता है। ठीक है, और 395 में जो रिपील्स वाला से आर्टिकल है, वो क्या कहता है हमको कि भाई जो प्रोविजन है वो क्या कहता है कि हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिपील कर देते हैं। ठीक है, संविधान कमेंस हो रहा है और इन दोनों एक्ट को रिपील कर दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि भले ही हम पहले आर्टिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से और 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से गवर्न होते थे, बट क्योंकि अब रिपील हो गया है तो अब इन्हें फॉलो नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो लॉ इन फोर्स क्या है? ऐसा कोई भी कानून जो आपके पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है, बनाया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा या कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है, या फिर संविधान आने के पहले किसी अथॉरिटी ने बनाया था और अब तक रिपील नहीं किया गया, तो ऐसा हर एक कानून क्या कहलाएगा? लॉ इन फोर्स कहलाएगा। क्लियर? नाउ क्लॉज 4, क्लॉज 4 जो है वो ऐड हुआ था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, है ना। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है, आगे अभी पढ़ेंगे अपन, जहां इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट मैंने बताया था वहीं पर हम पढ़ेंगे। नाउ इट सेज नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368, यानी कि, है ना। अब याद रखना इसका क्लॉज 1 क्या था? आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहता था आपको प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने की बात, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कि कब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज आपके क्या हो जाएंगे? इनवैलिड हो जाएंगे। और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता था कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज आपके कब क्या हो जाएंगे? इनवैलिड हो जाएंगे। क्लियर? ये दो बातें थी हमारे पास में। अब आर्टिकल 13 क्लॉज 4 कह देता है कि कोई भी अमेंडमेंट जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया जा रहा है, उसके ऊपर वो लॉ के एम्बिट में नहीं आएगा। वो क्या नहीं आएगा? लॉ के एम्बिट में नहीं आएगा। विच मीन्स क्योंकि लॉ के एम्बिट में नहीं आ रहा है, वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के वाले जो प्रोविजंस है वो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, है ना। बेसिकली हमने क्या किया, 13 क्लॉज 1 13 क्लॉज 2 में बता दिया कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज अगर पार्ट 3 के अगेंस्ट होते हैं तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होते हैं तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे, है ना। यही बात हमने पढ़ी थी। फिर इन्होंने 13 क्लॉज 3 में ये भी बता दिया कि भाई लॉ होता क्या है, ठीक है, कौन कौन सी चीजें लॉ के एम्बिट में आएंगी। लेकिन 13 क्लॉज 4 ने कह दिया कि आर्टिकल 368 में जो भी होगा वो लॉ नहीं कहलाएगा एज पर आर्टिकल 13।
एंड अगर कोई चीज एज पर आर्टिकल 13 लॉ है ही नहीं, तो फिर उसके ऊपर 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2 भी एप्लीकेबल नहीं होगा, विच बेसिकली मेंट कि अगर 13 क्लॉज 1 13 क्लॉज 2 एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो सच एन अमेंडमेंट कैन बी एन इन्फ्रिंजमेंट टू द फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, यही बात है ना भाई, कि जब लॉ क्या नहीं हो सकता, लॉ कैन नॉट बी, कांट बी, इसको ऐसे ही लिख देती हूँ, लॉ कैन नॉट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, नहीं, लॉ कैन नॉट बी डेरोगेटरी टू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, बट साथ में कह दिया सीएए इज नॉट इक्वल टू लॉ, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दोनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीएए तो डेरोगेटरी हो सकती है ना, योर फंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन टेक अवे फंडामेंटल राइट्स, ये दोनों तो कहते थे फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बट if CAA is not equal to law as per article 13, तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो आपका आपसे फंडामेंटल राइट ले सकता है वापस, ठीक है। नाउ आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जो है वो बेसिकली 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से ऐड किया गया था। अब क्यों ऐड किया था वो हम पढ़ेंगे, उसके पहले हम एक बार देखेंगे कि आर्टिकल 368 क्या कहता है, ठीक है। चलो आर्टिकल 368 पे आते हैं ना। आर्टिकल 368 सेज पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर, ठीक है। अब देखना ये जो पूरा का पूरा टाइटल है ये भी कब चेंज किया गया, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। आर्टिकल 368 हमारे संविधान में शुरू से था, लेकिन इसका टाइटल अलग था। इसका टाइटल कहता था प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये क्या कहता था, प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपसे पावर ऑफ पार्लियामेंट नहीं कहता था। तो ये पावर ऑफ पार्लियामेंट वर्ड कहां से आया, ये वर्ड ऐड किया गया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, है ना। यहां पर 24वें अमेंडमेंट से पार्लियामेंट ने इस बात को प्रत्यक्ष रूप से संविधान के अंदर ही लिख दिया कि आर्टिकल 368 जो है ना वो सिर्फ एक फंक्शन नहीं है पार्लियामेंट का, रैदर इट इज अ पावर। ये हमारा काम नहीं है, ये हमारी पावर है, ठीक है। हमारा बेसिकली हमारे पास में एक शक्ति की तरह दिया हुआ है, इसको संविधान ने हमें एक शक्ति दी है जिसका उपयोग हम अपने हिसाब से करेंगे। क्लियर, इट इज नॉट मेयरली अ फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज रैदर इट्स पावर। पावर मतलब जब आप कहते हो कोई चीज आपका काम है तो वो काम की तरह किया जाता है ना, कि ठीक है भाई अगले का इंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन जब आप कहते हो कि ये चीज मेरी पावर है, तो उसका मतलब क्या है कि आपको किसी और की सुनने की जरूरत नहीं है, इस पे आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है। ये आर्टिकल 368 में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया। साथ में आर्टिकल 368 में भी एक क्लॉज ऐड किया गया था आपके, विच इज द क्लॉज 4, ठीक है, विच सेज प्रोवाइडेड दैट नहीं, क्लॉज 4 ये रहा आपका, ठीक है। नो अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द, नहीं ये आर्टिकल क्लॉज 3, ठीक है। ये भी आपका 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया, ठीक है। दो चेंजेस यहाँ पर किए गए, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा रखा गया। अब देखते हैं आर्टिकल 368 कहता क्या है, ठीक है। नाउ पहली लाइन, notwithstanding anything in the constitution parliament may in exercise of its constituent power, यानी कि संविधान के द्वारा दी हुई पावर, ये संविधान के अंदर इंटैक्ट पावर, constituent power amend by way of addition, variation, repeal any provision of this constitution in accordance with the procedure laid down in this article, ठीक है। यानी कि पार्लियामेंट चाहे तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर यूज करते हुए इस संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकता है। और संशोधन कैसे करेगा, या तो कुछ ऐड करके, या कुछ वेरी करके, या फिर कुछ रिपील करके, लेकिन संशोधन तो एब्सोल्युटली कर ही सकता है, ठीक है। ये बात यहां पर आपके इसमें दी गई है। मूविंग फॉरवर्ड, देन क्लॉज 2 सेज दैट, Clause 2 says that an amendment of this constitution may be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either house, यानी कि आप लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी संविधान के अमेंडमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, बिल ला सकते हैं। लेकिन अमेंडमेंट जो भी होगा वो हमेशा बिल लाने के बाद ही होगा, यानी कि बिल के थ्रू ही होगा। अगर आपको कुछ अमेंड करना है संविधान में, जाके बिल पेश कर दीजिए पार्लियामेंट में, ठीक है। कौन सा हाउस पेश करेगा, कोई सा भी कर सकता है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। मूविंग फॉरवर्ड, of the parliament, and when the bill is passed in each house by the majority of the total membership of that house and by the majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting, it shall be presented to the president, who shall give his assent to the bill, and thereupon the constitution shall stand amended in accordance with the terms of the bill, ठीक है। अब यहाँ पर इस पोर्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखना।
ठीक है, क्या कहता है, द बिल इज पास। अब बिल पेश कर दिया, अब बिल पास कैसे हुआ सवाल उठता है। तो ये कहता है बिल ना पास करने के लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। पहली चीज क्या करनी पड़ेगी कि एक तो होती है पूरी की पूरी सभा की टोटल मेंबरशिप। मान लीजिए देयर इज अ टोटल मेंबरशिप ऑफ 100 पीपल, ठीक है, देयर आर 100 मेंबर्स इन लोकसभा, मान लो, ठीक है, जस्ट इमेजिन कि राज्य लोकसभा में बिल पेश किया गया, लोकसभा से और राज्यसभा में भी, फिर उसके बाद में लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा में गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जिस सभा में बिल गया है वहां पर बिल आपका पेश किया गया, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, आर्टिकल 368 सेज द बिल इज पास इन ईच हाउस बाय मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस क्या होती है भाई, मेजोरिटी क्या होता है, जितने लोग हैं उसका 50% से +1, है ना, 50% से थोड़ा ज्यादा। तो यहां पर अगर 100 मेंबर्स हैं तो 50% कितना हो जाएगा, इसका 50% कितना हो गया, 50, है ना। और मेजोरिटी कब मिलेगी अपन को, जब 50 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि 50 और 50 तो ब्रेक इवन है ना, 50 इस तरफ भी 50 इस तरफ है तो टाई हो गया। तो अगर आपको टाई ब्रेक करना है तो क्या होगा, एक व्यक्ति को किसी भी तरफ एक जाना होगा, या तो बिल आपका पास करने की ओर या बिल रिजेक्ट करने की ओर, ठीक है। तो मान लीजिए बिल पास करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, हमें कम से कम एटलीस्ट वी नीड 51 पीपल, ठीक है, टू पास द रेजोल्यूशन। क्लियर, एक तो मेजोरिटी हो गई। दूसरा कहता है एंड बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब दूसरी बात है प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लीजिए कि जिस दिन सभा हुई उस दिन या तो 90 ही लोग आए, या फिर उन 100 लोगों में से 90 ही लोग थे जो वोट डाल सकते थे, ठीक है, ओनली 90 पीपल कुड वोट। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग, नाउ कितने वोट डाले गए, है ना, हाउ मेनी पीपल वोटेड, तो 90 पीपल वोटेड। तो ये कहता है आपको 90 पीपल का 2/3 चाहिए, एटलीस्ट 2/3 ऑफ 90 पीपल विच इज इक्वल टू 60 मेंबर्स, ठीक है। तो अगर हम एक बिल पास करवाना चाहते हैं तो हमें कितने लोग चाहिए होंगे, कम से कम 60, क्योंकि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, या तो 51 या तो 60। 51 तो हमने अचीव, अगर हमने 60 अचीव कर लिया तो 51 तो ऑटोमेटिकली अचीव हो ही गया है, ठीक है। तो जो बड़ा नंबर है आपको उसकी तरफ जाना है। अब मान लीजिए यहीं पर ये आपका होता 60 पीपल और प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, तो ये कितना हो गया 40 पीपल, ठीक है। तो अब आपको कितने लोग चाहिए, 51, 100 लोगों की टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी के लिए हमें चाहिए थे 51 लोग, और प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3 मेजोरिटी अगर हम देखते तो कितने हो रहे थे, 40 लोग, ठीक है। तो अगर 51 लोगों का वोट आ गया तो इसका मतलब क्या है, हमारा बिल पास हो जाएगा। सो दोनों मेजर्स आपको लेने, यानी कि जैसे हम कॉलेज में एग्जामिनेशन होता था, मैं इस चीज को हमेशा समझाती हूँ कि कॉलेज के एग्जामिनेशन होते हैं तो क्या कहते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको अलग से पास होना है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मान लीजिए पास होने के लिए आपको चाहिए 35 नंबर, ठीक है, लेकिन आपका 35% नंबर चाहिए, लेकिन आपको ओवरऑल यानी कि अगर 5 सब्जेक्ट्स हैं तो आपको 100 में से तो चाहिए कितने नंबर, 35 और 33। लेकिन जब हम बात करते हैं 500 में से, तो आपको कम से कम चाहिए 40 या 45% आपके अकेडमी की, आपके इंस्टीट्यूट की क्या है, जो भी पॉलिसी हो, है ना। तो 40 to 45% नंबर आपको चाहिए होते हैं। तो दोनों चीजें होती है ना, यानी कि अगर मान लीजिए एक सब्जेक्ट में आपके 100 में से 100 है, लेकिन एक सब्जेक्ट में आपके 30 ही नंबर है, तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे, फिर आपका ओवरऑल नहीं देखा जाएगा, है ना। या फिर दूसरी चीज ये देखिए कि आपके हर एक सब्जेक्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, 35 35 35 35 या 36 36, ठीक है। तो आप हर एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअली तो पास हो गए, लेकिन आप कॉम्प्रहेंसिवली पूरे में पास नहीं हुए हैं, ठीक है। तो जैसे आपके इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में दो मेजर्स देखे जाते हैं ना आपके रिजल्ट आपको पास करने के लिए, वैसे यहाँ पे दो मेजर्स देखे जाते हैं कि 2/3 भी होनी चाहिए और आपकी 50% भी होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि सभा ने क्या कर दिया, 100 मतलब ये आपकी सिंपल मेजोरिटी और आपकी मतलब आपकी जो 50% मेजोरिटी है, मोर देन 50%, वो भी दे दी, और आपकी 2/3 मेजोरिटी भी हो गई। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब प्रेसिडेंट के पास बिल जाएगा और प्रेसिडेंट अपना असेंट देंगे उस बिल के ऊपर, ठीक है। एंड अगर प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया तो क्या हो जाएगा, संविधान संशोधित हो जाएगा। नाउ आर्टिकल 368 का अनदर प्रोविजन सेज, अनदर द प्रोवाइजो सेज, ठीक है, प्रोवाइजो टू द आर्टिकल 368 clause 2 says that provided that if such amendment seeks to make any change in article 54 55 73 162 article 241 or chapter 4 of part 5 chapter 5 of part 6 chapter 1 of part 9 अब part 11 सॉरी, ये सब क्या है, ये सेंटर और स्टेट, ठीक है। ये जितने भी आर्टिकल देखोगे आप, सेंटर और सेंटर एंड स्टेट इन्हीं के हैं, ठीक है।
बेसिकली ये सारे के सारे जो आपके चैप्टर 11 क्या है, आपका पार्ट 11 क्या है, आपका पार्ट 11 इज बेसिकली सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है। पार्ट 6 क्या है आपका, स्टेट के बारे में बताता है। पार्ट 5 क्या है आपका, यूनियन के बारे में बताता है। तो ये सब कहीं ना कहीं क्या है, ऐसे आपके प्रोविजंस है जो क्या बताते हैं, फेडरलिज्म को प्रिवेल करने की बात करते हैं, फेडरलिज्म को मेंटेन करने की बात करते हैं। तो अगर कोई भी प्रोविजन ऐसा है जो फेडरल नेचर का है और अगर आप उसे अमेंड करने जाते हैं तो आपको स्पेशल मेजोरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी कैसे होगी, मतलब थोड़ा सा रेजोल्यूशन पास करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा मोल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा बदल जाएगा। कैसे बदल रहा है देखना आप यहाँ पे, ठीक है ना। और क्या प्रोविजन है, लिस्ट 7 शेड्यूल जो है आपकी, उसमें तीनों लिस्ट दी हुई है, उनमें से कोई भी लिस्ट अगर आप ऑल्टर करते हो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा आपका यही वाला अमेंडमेंट का तरीका जो मैं अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन दी पार्लियामेंट, क्योंकि अगेन ऑल आर फेडरल फीचर्स, या फिर प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल, या फिर आप आर्टिकल 368 में ही कोई संशोधन करना चाहते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि करना कैसे है ये अमेंडमेंट, कैसे अमेंडमेंट होगा। नाउ इट सेज दैट कि अगर आपको इनमें से कोई भी अमेंडमेंट करना है ना, अगर आपको इस नेचर का कोई भी अमेंडमेंट करना है तो कैसे करेंगे आप, the provision of amendment shall also require to be ratified by the legislatures of not less than one half of the states by the resolution to the effect passed by those legislatures before the bill making provision for such amendment is presented to the president for the assent। यानी कि आप बिल तो पास करेंगे नॉर्मल तरीके से, यही वाला तरीका है ना, यही तरीका मतलब सिंपल मेजोरिटी आपको क्या चाहिए, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप एंड बाय मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे, ठीक है। तो आपको ये वाली तो मेजोरिटी चाहिए, ये जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन करी वो मेजोरिटी तो चाहिए आपको। साथ में आपको इन एडिशन टू दिस यू ऑल्सो नीड रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट 50%, एटलीस्ट हाफ ऑफ दी स्टेट्स। क्यों बोल रहे हैं हाफ ऑफ द स्टेट्स, क्योंकि ये सारे के सारे फीचर्स क्या थे, ये सारे फीचर्स फेडरल थे। अगर हम इन फीचर्स में तब्दीली करते हैं तो स्टेट की पावर्स जो है वो या तो कम हो सकती है या बढ़ सकती है, ठीक है। तो अगर स्टेट की पावर आप कम कर रहे हो या बढ़ा रहे हो तो आपको स्टेट से भी पूछना पड़ेगा। इसीलिए कम से कम आधे स्टेट्स अगर अग्री करते हैं तभी इस तरीके का कोई भी फीचर क्या हो पाएगा, अमेंड हो पाएगा। ये बात याद रखिएगा। चलिए नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आर्टिकल 368 में है क्लॉज 3। क्लॉज 3 कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल। ये 24th अमेंडमेंट से ऐड हुआ था 1971 में, और ये कहता क्या है, बाकी के दोनों प्रोविजंस इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम आगे बढ़ेंगे सीधे आर्टिकल इसके ऊपर आपके 24th अमेंडमेंट के ऊपर, ठीक है। नाउ अब ये दोनों बहस हो गए, आर्टिकल 24 अमेंडमेंट कैसे आया कैसे नहीं आया ये सब डिस्कस कर लेते हैं, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर बता रही हूँ मैं आप लोग को, बेसिक स्ट्रक्चर में ही आपको ये पूरा का पूरा चीज पढ़नी है। नाउ टू स्टार्ट विद, अगर हम बात करें आर्टिकल 368 की, ठीक है, मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दी कि यहाँ थोड़ा सा स्पेस है। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ये शब्द कहां से आया, तो आप लोग सब जानते ही होंगे कि ये जो पूरा का पूरा फ्रेज है ये हमारे पास में आया केशवानंद भारती केस से 1973 में। लेकिन ये शब्द आया क्यों और किस वजह से, देखिए सबसे पहले आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नाउ व्हाट डिड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डू, कि जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा केसेस की सीरीज चली। सबसे पहला एक केस आया शंकरी प्रसाद का केस, जिसमें आपका, मैं केसेस की नाम लिख दे रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, सारे केसेस के नाम लिख दे रही हूँ एक बारी, फिर एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं कि किस केस में क्या हुआ। सबसे पहले आया शंकरी प्रसाद केस, है ना, और ये आया 1951 में आपका, ठीक है। इस केस में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था फॉर बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द ग्राउंड ऑफ टेकिंग अवे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। क्या कहा गया इस अमेंडमेंट में, बेसिकली फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था क्या, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लैंड आपका जमींदारी अबॉलिशन, लैंड एक्विजिशन, इन सब की बात करता था, ठीक है। अब क्योंकि अबॉलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट लाया गया तो लोग इस बात पे आक्रोश में आ गए, क्योंकि भाई जिनकी जमींदारी जाती है उनका आक्रोश में आना बहुत नॉर्मल था। तो वो जब आक्रोश में आए तो उसकी वजह से एक लिटिगेशन आया कि शंकरी प्रसाद के केस में हमने क्या चैलेंज कर दिया, हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ही चैलेंज कर दिया। और हमने कहा भाई ये तो आप कोई कानून 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2 यही कहते हैं कि पार्लियामेंट ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता जो आपके फंडामेंटल राइट को छीने, और राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी इज आवर फंडामेंटल राइट, बट दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट इज टेकिंग अवे आवर फंडामेंटल राइट, तो दिस अमेंडमेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो इसके डिफेंस में पार्लियामेंट ने कहा कि भाई देखो, जहां आप लॉ का डेफिनेशन देखते हो ना आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में, वहां देखो एक बार डेफिनेशन में कि क्या क्या शब्द लिखे हुए हैं। वहां लिखा हुआ है लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस,
order, bylaw, rule, regulation, notification, custom, usage. But it does not use the word Constitutional Amendment Act or any kind of amendment, which basically means that the constitutional makers did not intend on adding the constitutional amendments in the ambit of law. ठीक है, तो ये कहा पार्लियामेंट ने, और इसके बेसिस पर जजमेंट जो आया वो यही था कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सीएए, में यहाँ लिखते भी जा रही हूँ कि क्या क्या वर्डिक्ट आता गया, सीएए नॉट इक्वल टू लॉ, ठीक है, अंडर आर्टिकल 13, एंड देयरफॉर आर्टिकल 13 एंड देयरफॉर फंडामेंटल राइट्स कैन बी टेकन अवे बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आया आपका सज्जन सिंह का केस, जिसमें वापस से यही बात को रिएटरेट किया था, ठीक है। तो सज्जन सिंह के केस को बहुत ज्यादा हम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि सेम चीज शंकरी प्रसाद में कही वही बात यहाँ भी कही गई थी। फिर उसके बाद आपके पास में आया कौन सा केस अगला, द नेक्स्ट केस इज ऑफ गोलकनाथ। मैं यहाँ पर पूरी नाम नहीं लिख रही हूँ, साइटेशन नहीं लिख रही हूँ, बिकॉज देयर इज लैक ऑफ स्पेस। 1961 में ये केस आया, और इस केस ने आपका क्या चैलेंज किया, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया। अब 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था क्या, बेसिकली जो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसने क्या किया कि कुछ लॉज को उठा करके 9th शेड्यूल में डाल दिया। 9th शेड्यूल क्या था, 9th शेड्यूल ऐसा एक ब्लैंकेट रैप था जो कानूनों को जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट से बचाता था, है ना। It was a shield basically which would protect the law which has been put in Schedule 9 from the judicial review, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू मतलब फिर आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये फंडामेंटल राइट्स के इंक्रोचमेंट में है, या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, ये संविधान के विरुद्ध है। अगर कोई कानून 9th शेड्यूल में पड़ा है तो फिर इट हैज द ब्लैंकेट प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इस चीज को चैलेंज किया गया था कि भाई आप ऐसे उठा करके हर एक चीज को 9th शेड्यूल में नहीं डाल सकते हैं, क्लियर। तो इन दिस केस फॉर द फर्स्ट टाइम the Supreme Court said, the Supreme Court said, the Supreme Court said that CAA is law, and therefore fundamental rights cannot be taken away, ठीक है। And it also said that the fundamental rights are basically immutable and sacrosanct. इम्यूटेबल मतलब काट के अलग नहीं किया जा सकता, और सैक्रोसैंक्ट मतलब बिगाड़ा खत्म नहीं किया जा सकता उनको, ठीक है। वो अजर अमर है, वो रहने वाले हैं आपके संविधान के अंदर, ठीक है। चलिए, फिर अब इससे हुआ क्या, देखो। अब क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आपका जो ये केस आया 67 में, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफा क्या कर दिया, अपने आप को ज्यादा पावरफुल बता दिया, इस बात से आपका ऑफेंड हो गया पार्लियामेंट, है ना। अब क्योंकि ये क्या हो गया, ये पहले जो एक नॉर्मल एक डिसीजन मेकिंग था, अब ये एक तरीके से गेम ऑफ पावर में चेंज हो गया। अब पार्लियामेंट ने इस वर्डिक्ट से चिढ़ करके 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ले आया। और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता था कि भाई आप हमको नहीं बता सकते कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा। क्यों? क्योंकि संविधान में संशोधन करना हमारा काम नहीं है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर जॉब, रैदर इट इज आवर पावर, है ना। इसलिए उन्होंने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 368 का टाइटल ही चेंज कर दिया। कहा कि नहीं, पावर ऑफ पार्लियामेंट है, एंड प्रोसीजर भी है, लेकिन मेजरली इट इज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट। और साथ में आर्टिकल 368 क्लॉज 4 में और आर्टिकल 13 क्लॉज 4 में क्या लिख दिया आपके, सॉरी, आर्टिकल 368 क्लॉज 3 में और आर्टिकल 13 क्लॉज 4 में ये कह दिया कि एनीथिंग विच हैज बीन डन अंडर द आर्टिकल 368 विल नॉट बी अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 13, यानी कि आर्टिकल 13 आर्टिकल 368 के द्वारा किए हुए संशोधन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। विच मेंट आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अब्रिजमेंट पर जो लॉ को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करे थे या वॉइड डिक्लेयर करे थे, वो नहीं होगा अगर किसी फंडामेंटल राइट का इंक्रोचमेंट किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने किया है, ठीक है। अब 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद में आपका आया केशवानंदा भारती केस, ठीक है। ये आया आपका केशवानंदा भारती, ठीक है। केशवानंद भारती आया 1973 में, जजमेंट आया,
ठीक है। अब इस जजमेंट में हुआ क्या इन द केशवानंद भारती केस, बेसिकली यही डिस्कशन हुआ, 24th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। तो सबसे पहले तो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की वैलिडिटी को अपहोल्ड कर दिया गया आर्टिकल आपके केशवानंद भारती केस में। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया गोलकनाथ वाले जजमेंट को भी, ठीक है। तो गोलकनाथ वाले जजमेंट को ओवर रूल कर दिया, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया, अपहोल्ड किया। और साथ में कहा कि देखिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड टू एनी एक्सटेंट, ठीक है, किसी भी एक्सटेंट तक आप संविधान को क्या कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक्सटेंट रिस्ट्रिक्ट करनी होती ना तो संविधान में ही लिखा होता। भाई हमारे संविधान बनाने वाले बड़े समझदार थे, अगर वो चाहते कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल राइट्स को अमेंड ना किया जाए तो वो कभी भी आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मेंशन करना नहीं भूलते। तो वो भूले नहीं है, उन्होंने जानबूझ के नहीं डाला है बेसिकली, ठीक है। सो दे सेड कि बेसिक अगर अगर ये होता ही कि हमें संविधान को अमेंड नहीं करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं करना है, तो आर्टिकल 368 नहीं होता। और अगर हम चाहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं करना है तो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी लॉ माना होता, ताकि उसके ऊपर आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2 एप्लीकेबल हो पाए। और क्योंकि नहीं माना है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे संविधान बनाने वाले जो लोग थे वो चाहते ही नहीं थे कि ऐसा हो। एंड देयरफॉर दे आल्सो वांटेड कि फंडामेंटल राइट्स should be amended or can be amended if the time requires that, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस में कह दिया you can amend the constitution to any extent, fundamental rights are not immutable or sacrosanct, they are absolutely amendable, they can be taken away also, ठीक है। तो गोलकनाथ को पूरा का पूरा क्या कर दिया इन्होंने, रिजेक्ट कर दिया, गोलकनाथ वाले ओवर रूल कर दिया उसके पूरे व्यू को, 24th अमेंडमेंट को अपहोल्ड कर लिया। और साथ में ये भी कह दिया कि आप संविधान को जितना चाहो अमेंड करो, लेकिन don't disturb the basic structure, do not play with the basic structure, कि आप क्या ना करें, आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ ना करें। ये बात यहां पर क्या कर दी गई, ऐड कर दी गई, ठीक है। उसके बाद में आपका 1980 के अंदर आया मिनर्वा मिल का केस, ठीक है। अब इस मिनर्वा मिल के केस के पहले 42nd अमेंडमेंट आया था। हमारे जो पार्लियामेंट था, पार्लियामेंट को भी लगा कि अब तो मैं बहुत ही पावरफुल हो गया हूं, है ना, तो क्यों ना मैं 42nd अमेंडमेंट से और बहुत सारे चेंजेस कर दूं। इन्होंने 42nd अमेंडमेंट से बहुत रैंडम इरेशनल चेंजेस किए, बहुत सारे चेंजेस किए जो काम के भी थे, बट कई सारे चेंजेस बहुत इरेशनल थे। तो जब इन्होंने इतने इरेशनल चेंजेस किए तो फिर मिनर्वा मिल के केस में 1980 में, है ना, in the year 1980 came the Minerva Mill case. Minerva Mills case, 1980. In this case, the Supreme Court again came forward and said, देखो भाई, जो संविधान को संशोधित करने की पावर है ना वो तुम्हारे पास है, इसमें कोई डिनायल ही नहीं है। तुम करो संविधान में संशोधन, तुम्हें जितना करना है, लेकिन बेसिक सेक्टर को डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। दूसरी बात ये कि बाय यूजिंग दैट power that you have under article 368, है ना, we agree it's your constituent power, संविधान के द्वारा दी हुई पावर है आपकी, हम मानते हैं, लेकिन हर एक पावर इज सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस, और वो लिमिटेशन हमने केशवानंद भारती में सेट कर दिया है कि बेसिक सेक्टर को नहीं छूना है आपको, ठीक है। तो इट इज सब्जेक्ट टू अ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन और पर्टिकुलर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो आपकी पावर जो है ना वो एब्सोल्यूट है नहीं, आपकी पावर कैसी है, लिमिटेड पावर है। तो आप अपनी उस लिमिटेड पावर को यूज करते हुए, यानी कि आपको जो लिमिटेड पावर आर्टिकल 368 में दी गई है उसको यूज करते हुए आप अपनी ही इस पावर को अनलिमिटेड नहीं बना सकते, है ना। जैसे वो एक आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज्यादा रील थी एक, कि भाई एक जिन है, आप मतलब चिराग को घिसते हैं, जिन आ जाता है, जिन कहता है भाई आपके पास 3 विशेष है, बताओ क्या मांगना है, ठीक है। तो आप जब ये कहते हो कि मुझे 300 विशेष चाहिए या मुझे अनलिमिटेड विश चाहिए, मेरी पहली विश ये है कि मेरी सारी विशेष को अनलिमिटेड कर दिया जाए, ठीक है। तो जिन मना कर देता ना कि नहीं भाई ये प्रोविजन नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट बी डन, तो द सुप्रीम कोर्ट आल्सो सेड कि भाई आपके हाथ में चिराग दिया है, ठीक है, और उस चिराग के हिसाब से आप काफी कुछ कर सकते हो, लेकिन वो लिमिट के अंदर है, एक लिमिटेड लिस्ट है, आप उतना ही कर सकते हो। अगर आप उसके बाहर जाते हो तो वो बाहर जाना अनकॉन्स्टिट्यूशनली होगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी एक विश क्लेम करते हुए क्या कर सकते हो कि भाई मैं जो भी करूं सब कुछ सही हो जाए, तो ये नहीं हो सकता। आप जो करोगे इट विल बी सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस ओनली, ठीक है। तो चिराग घिसो, चिराग घिस के आपको अपनी जो विश मांगनी है मांगो, लेकिन दैट विश विल बी सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस, और वो लिमिटेशंस ऑलरेडी चिराग यानी कि संविधान के द्वारा तय कर दिए गए हैं, आर्टिकल 368 के द्वारा तय कर दिए गए हैं, आपके केशवानंद भारती केस के द्वारा तय कर दिए गए हैं, ठीक है। सो मिनर्वा मिल में पार्लियामेंट को यही कह दिया गया था कि आपकी पावर जो है इट इज अ लिमिटेड पावर, एंड देयरफॉर बाय यूजिंग अ लिमिटेड पावर यू कैन नॉट मेक इट अनलिमिटेड, ठीक है। लिमिटेड पावर को यूज करते हुए आप अपनी पावर को अनलिमिटेड नहीं बना सकते, ठीक है।
देन केम दी वामन राव केस, है ना। वामन राव केस बहुत ज्यादा इस सीरीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर यहीं तक कंक्लूड हो जाता है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ क्योंकि बहुत फेमस केस है, बहुत लैंडमार्क केस है। सो इन द ईयर 1981 वामन राव केस में वापस से रीइटरेट किया गया आपके बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को और मिनर्वा मिल वाली बात को, लेकिन साथ में एक एडिशनल पॉइंट और कहा गया, ठीक है। वो एडिशनल पॉइंट ये था कि देखिए, क्योंकि अब क्या हो रहा था, क्योंकि अब आपने जब बेसिक स्ट्रक्चर की बात ले आए हम, और हमने ये कह दिया कि फंडामेंटल राइट्स जो है बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब अगर करते हैं या बेसिक स्ट्रक्चर को अगर टेक अवे करता है कोई लॉ, तो हम उस लॉ को चैलेंज कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी या आर्टिकल 13 क्लॉज 1 13 क्लॉज 2। तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, आर्टिकल जो शेड्यूल 9 था उसमें पड़े हुए कानूनों को चैलेंज करना शुरू कर दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो गया कि भाई बर्बाद बर्बाद इतना चैलेंज कैसे सह पाएंगे, इतना वर्कलोड कैसे सह पाएंगे, नॉर्मल कोर्स में तो चल ही रहा है, ये अलग यहाँ पर लगे हुए लोग चैलेंज करने में जुडिशियल रिव्यू को, है ना। तो वामन राव के केस में कोर्ट ने कहा कि देखो, 24th 24th April 1973 which was the date of judgment of केशवानंद भारती, ठीक है। क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन उसके पहले तक एस्टैब्लिश नहीं करी गई थी, 24 अप्रैल 1973 में ही इसको सेटल किया गया था। तो इसीलिए ओनली आफ्टर दिस डे द लॉज दैट हैव बीन पुट इन शेड्यूल 9 can be challenged on the ground of constitutional validity, otherwise they will not be challenged। यानी कि 24 अप्रैल 1973 के पहले जिन कानूनों को आपके कहाँ डाल दिया था, आपके शेड्यूल 9 में डाल दिया गया था, अब उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, इसके बाद में जितने भी चैलेंज डाले जा रहे हैं, जितने भी लॉज को शेड्यूल 9 में डाला गया है, दे कैन बी चैलेंज, ठीक है। तो ये दे कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। ये आपके कहां से आया, वामन राव के जजमेंट से आया, वामन राव 1981, ठीक है। चलिए, इसी के साथ में जो आप लोगों का बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है वो पूरी की पूरी कंक्लूड होती है, आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 पूरा कंक्लूड होता है। एंड आई गेस आप लोग को ये पूरा का पूरी चीज समझ में आई होगी प्रॉपरली, एंड यू आर एबल टू कैच अप विद इट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर कहीं पर नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज आई हैव हर्ड मेनी लाइक अ फ्यू स्टूडेंट्स हैड मार्क्ड अंडर माय वीडियो दैट मैम प्लीज गो स्लो ऑन द लेक्चर। सो आई एम रियली सॉरी टू ऑल दोज गाइज कि आपको अगर मेरा पेस थोड़ा सा फास्ट लग रहा है, बट in a video we have given we have a restricted time, so we have to conclude it in within that time। so अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी तेज है, तो there's a feature in the YouTube ओनली, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरे उस रिकॉर्डेड लेक्चर को जब देखते हो, तो जहां से हम स्पीड को इंक्रीज करते हैं ना, वहां से आप स्पीड को थोड़ा सा कम कर सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ यू फील की नॉर्मल स्पीड पे मैं थोड़ा तेज बोल रही हूँ, तो आप -0.75 पे चले जाओ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन 1.25 यू कैन गो ऑन 0.75, ठीक है। दैट इज ओनली दैट आई कैन डू फॉर यू अपेरेंटली, ठीक है। आगे के लेक्चर्स में आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं थोड़ा सा स्लो जाऊं आप लोग के साथ में। ऑल्सो अनदर पीस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच इज आज यानी कि 1 अप्रैल 2024 से हरियाणा जुडिशियरी मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो हमारा क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है। सो टू ऑल the students who are interested in joining it, guys, here are the key features where you will be given a complete coverage of HJS mains examination। उसका पूरा सिलेबस का कंप्लीट कवरेज मिलेगा, एग्जॉस्टिव कवरेज मिलेगा। साथ में आपको मिलेंगी स्पेशल क्लासेस जो हिंदी और इंग्लिश की होंगी। साथ में आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, यानी कि जो क्लासेस यहाँ होने वाली हैं हमारे क्रैश कोर्स पे, वो लाइव तो होंगी, वो रिकॉर्डेड भी आपके पास अवेलेबल होंगी, तो आप उन्हें एज पर योर कन्वीनियंस भी देख सकते हैं। एंड साथ में आपको मिलेंगे मेंटरशिप और स्ट्रैटेजी सेशंस हमारे मेंटर्स के साथ में, हमारे फैकल्टीज के साथ में। सो इफ यू वांट टू एनरोल गाइस, टुडे इज द डे and join it ASAP। चलो, bye, make your day great।